तो न्यायिक प्रकृति हम लोगों ने सॉरी नैतिक प्रकृति हमने देखी थी ना, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो बीपीएससी के सिलेबस में है, तो उसको विस्तार से पढ़ लेना उचित होगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे देखने में प्रश्न उससे नहीं आया है, संवैधानिक नैतिकता से। अब हमको मेरे ख्याल से बढ़िया टॉपिक है और आगे इससे प्रश्न उठने की संभावना है, इसलिए इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, संवैधानिक नैतिकता। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इस चीज को समझाने के लिए एक बुक में लाता हूं, उससे समझाऊंगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बुक देख रहे हैं, इसको अभी रीड करना शुरू किया है मैंने। इसमें बड़ा बढ़िया तरीके से इस चीज को मैं एक थोड़ा सा पढ़ता हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहली लाइन सुनेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, उनकी बात है कि हमने यह पाया है कि हमने जो शानदार संविधान बनाया था, बाद में वकीलों ने उसे अगवा करके उस पर कब्जा कर लिया। 16 मई 1951 को संसद में संविधान प्रथम संशोधन विधेयक को अस्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार तरीके से ये शब्द कहे थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि खूब ढोल बाजा बजा बजा के 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बात हुई कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, सबको समानता दी जाएगी, और जब ये बन गया तो सर्वोच्च न्यायालय का हथौड़ा गिरने लगा हर बात पे। सर्वोच्च न्यायालय अब चूंकि संविधान का संरक्षक है, तो जब भी ऐसी ऐसी चीजें शामिल थी संविधान बनने के साथ ही, कि जब भी कोई मुद्दा आता था, कुछ बात होती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेदों को लाके पटकने लगता था और सरकार के बनाए हुए कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित करने लगता था। इसी चीज से खींच में आके इन्होंने ये बात कही है, और वकील साहब लोग एकदम खुश हो गए थे। एक वकील थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे ना, पढ़ा है ना आपने। पहले संवैधानिक संशोधन में जो आरक्षण वाला प्रावधान है, उसका केस इन्होंने ही लड़ा था। बाद में आरक्षण जो बाद में शामिल होता है संविधान में, उसका केस इन्होंने ही लड़ा था। तो वो इसमें सही बात इन्होंने कही है कि नो डाउट कि ये लोग जो थे एकदम वकील साहब लोग खुश हो गए थे, और पूरी न्यायपालिका हाथ पैर धो के सरकार के पीछे पड़ गई थी। ठीक, उसके बाद इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। महज 12 महीने पहले कांग्रेस पार्टी जिस संविधान की जोरदार हिमायत कर रही थी, वही अब उसके गले की फांस बन गया था। 26 जनवरी 1950 को जोर शोर से जिन स्वतंत्रताओं की घोषणा हुई थी, वही अब प्रगति की राह का रोड़ा बन गई थी। ये सब पॉइंट सुनते चलिएगा खाली।
प्रथम संशोधन की आलोचना करते हुए विपक्ष के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विधेयक पर जवाबी हमला करते हुए कहा था कि यह संविधान के मौलिक सिद्धांतों की जड़ें काटने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के लोगों की स्वतंत्रता के अतिक्रमण का आरंभ है। कांग्रेस के कई सांसद इस सरकार की आलोचना कर रहे थे। कांग्रेस अपने ही लोगों से मुखातिब थी, वो लोग भी आलोचना कर रहे थे, इतना हालत खराब था। भीमराव अंबेडकर ने सरकार को चेताते हुए यह कहा कि सरकार और लोगों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि संसदीय सरकार को सफल होना है तो नागरिकों और सरकार दोनों को संविधान की कुछ नैतिकताओं या रीतियों का पालन करना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा में भी जोर देकर यह बात कही थी कि वास्तव में यदि नए संविधान के तहत कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास बुरा संविधान था, हमें यह कहना होगा कि लोग भ्रष्ट थे। ये संवैधानिक नैतिकता की बात करते हुए भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। समझिए इस चीज को, कितना महत्वपूर्ण है ये। संविधान, एक दिन मैंने क्लास में ये चर्चा करते हुए कहा था कि अंग्रेजों से पीछा छुड़ा लेना हमारा मकसद नहीं था, वो तो आज ना कल चले ही जाते। स्वतंत्र होना भी मकसद नहीं था, जरूरी ये था कि एक अच्छी सरकार, हिमायती सरकार हम स्थापित कर सके, है ना। एक ऐसी सरकार हो जो अधिकतम कल्याण का ही सोचे। भारत एक कल्याणकारी राज्य घोषित भी है, कल्याणकारी राज्य है, निदेशक तत्व है वगैरह वगैरह। और इसी चीज पे एक इतिहासकार हुए, संवैधानिक इतिहासकार रोहित डे, वो कहते हैं कि उच्च सिद्धांतों और तथाकथित संभ्रांत सर्वसम्मति वाले दस्तावेज के रूप में संविधान आम लोगों के बीच एक ऐसे मार्ग के रूप में स्थापित हो गया जिससे शासक और शासित तथा आम लोगों और सरकार के अधिकारियों के बीच के संबंध को पुनः परिभाषित किया जा सकता है। यानी संविधान आ गया बीच में, तो संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि है, और बाकी लोग क्या है? उसके नीचे है। तो विधि का शासन स्थापित होगा कि नहीं होगा? विधि का शासन की बहुमत का शासन, ये इस चीज को समझना है। चलिए, तो संवैधानिक नैतिकता को लेके भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, वास्तविक रूप से भारत में संवैधानिक नैतिकता की पहली बार बात करने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। वैसे ये जो सिद्धांत था, ये जॉर्ज ग्रोटे एक थे यूनान के इतिहासकार, 1783-84 में उन्होंने ये शब्द गढ़ा था, संवैधानिक नैतिकता, है ना। जॉर्ज ग्रोटे यूनान के जाने माने, पूरे यूनान का इतिहास इन्होंने ही लिखा है। तो जॉर्ज ग्रोटे ने इस शब्द को गढ़ा था, और भारत में संवैधानिक नैतिकता की बात सर्वप्रथम
भीमराव अंबेडकर ने की। भारत में संवैधानिक नैतिकता की बात सर्वप्रथम भीमराव अंबेडकर ने की। तो अब ये नैतिकता जो है, इस पे हम पहले भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। नैतिकता का अर्थ आप तो समझ ही रहे हैं। नैतिकता, अगर व्यक्तिगत नैतिकता की बात हम करें तो व्यक्तिगत नैतिकता हर आदमी की अलग अलग हो सकती है। कोई एक्सीडेंट हो गया और रोड पे मर रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं, ये भी नैतिकता ही है, नहीं क्या? हाँ, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई और लोग आए और उसमें से मोबाइल मिल गया तो कोई मोबाइल लेके भागा, किसी को पैसा मिला वही लेके भाग गया, कोई मरी हुई लाश में से सोने का चेन निकाल के भाग गया। कौन सी नैतिकता है ना? तो व्यक्तिगत नैतिकता अलग हो सकती है, सामाजिक नैतिकता भी होती है ना, पारिवारिक नैतिकता भी। हर परिवार की अलग नैतिकता है। कुछ लोग दहेज को लेना बहुत अच्छा समझते हैं, सोचते हैं कि दहेज नहीं लेंगे तो नाक कट जाएगी, है ना, बिना दहेज के शादी ही नहीं होगी। हाँ, और कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलेगा तो अभी शादी करेंगे। ये भी एक नैतिकता है, इससे पीड़ित हम भी हैं। हो ही नहीं रही है शादी, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो ये भी एक नैतिकता है। अच्छा, लड़के की सरकारी नौकरी हो जाए तो घर में बिना पढ़ी लिखी लड़की को भी ब्याह के ला लेगा वो घर में, उसकी भी एक अलग नैतिकता है। बोले अरे हम बहुत सच्चे आदमी हैं भाई, नहीं ताली मत बजाइए। समझ रहे हैं? तो हाँ, तो नैतिकताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, है ना? तो अब बात है कि संवैधानिक नैतिकता क्या और फिर बाकी नैतिकताओं का क्या, और विशेष करके इसका टकराव होता है जो, वो होता है सामाजिक नैतिकता से। ये बड़ा प्रश्न चलता है, लेकिन अभी सामाजिक नैतिकता पे नहीं आते हैं, पहले इसी को समझते हैं कि संवैधानिक नैतिकता। कौन खिसकिचा देता है रोड पर का ये सब हल्ला? इसको बंद कर दे, फिर भी ऊपर से आएगा, पूरा खुला हुआ। हाँ, वो कौन सी एक मूवी देख रहे थे तो उसमें बाहर से बंदूक चल रहा है तो आके तेजी में शीशे का गेट बंद कर रहा है जॉनी लीवर, तब तक मारा शीशे का गेट खत्म, हाथ में सिर्फ हैंडल रह गई। वही वाला हाल हो जाएगा। तो चलिए, तो संवैधानिक नैतिकता आपने ये जान लिया कि गढ़ा गया था जॉर्ज ब्रोटे द्वारा, और संविधान के बाद, संविधान समझाने के बाद मैंने संविधानवाद समझाया था, याद आ रहा है कुछ? और मैंने ये कहा था कि संविधानवाद जो है वो बिना संविधान के भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में है। भाई, एक लिखा हुआ संविधान नहीं है कि हाँ ये संविधान, जैसे हम लोग के यहाँ बुक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहां है ही नहीं, वहां भी कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं इधर उधर लिखी गई हैं और लोग उसको भी उसको मान के, ऐसा नहीं है कि लिखा ही नहीं हुआ, कहीं तो कुछ लिखा ही हुआ है, एक बुक के रूप में संविधान नहीं है।
तो संविधान पर के बाद संविधानवाद की बारी आती है, लेकिन वो संविधानवाद भी कब, जब वो संवैधानिक नैतिकता के साथ हो। आज संविधानवाद भी अगर स्थापित कर रहे हैं तो वो भी इस नैतिकता के साथ आपको स्थापित, वो भी अब संविधानवाद की बात सिर्फ कह देने से नहीं होगी, और संविधानवाद है नहीं, वो इस नैतिकता के साथ होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं होगी तो फिर संविधानवाद का कुछ फायदा नहीं है। तो किस चीज को हम कहेंगे कि संवैधानिक नैतिकता है? तो भाई कानून का शासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो एक नैतिकता है ना, इस संवैधानिक नैतिकता है, कानून का शासन हो, हम सब माने कि कानून का शासन है, ये संवैधानिक नैतिकता है। इस नैतिकता को संविधान स्थापित करता है, और संविधानवाद के जरिए और हम इस चीज को फॉलो जब करेंगे तब ही उसका मतलब है कि नहीं है, कानून का शासन होना चाहिए। ये अंदर से हर पोस्ट पे, संवैधानिक पद पे हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो ये सोच के चले कि भाई विधि का शासन है, बहुमत का शासन नहीं है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने ये बात भरी सभा में कह दी कि देश हिंदुओं का है, तो सरकार और शासन भी बहुमत के हिसाब से चलना चाहिए। क्या बात है, ऐसे दिमाग अगर खोपड़ा खाली हो तो ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं मुंह से, है ना। तो खोपड़े में थोड़ा सा संविधान भरना पड़ेगा, तब जाके आप बहुमत के शासन और विधि के शासन में अंतर समझ पाइएगा। विधि के शासन तो मैंने तमाम लेक्चर दिए हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये दूसरी चीज, समता का अधिकार होगा कि नहीं होगा, संवैधानिक नैतिकता है। भाई हम जा रहे हैं और किसी की नौकरी लगने वाली है और हम घूस दे के पहले ही घुस गए और जाके एकदम हीरो बन गए, नौकरी पा लिए, नौकरी पा लिए। तो ये नैतिकता हमारी है कि सबको समता का अधिकार मिले। नागरिकों को ही नैतिकता नहीं है, सरकार को भी है। इस सरकार 25 लाख रुपया लेके दरोगा ना बनाए, ये नैतिकता सरकार की भी है और नागरिकों की भी है। क्या हुआ? हाँ, वो अलग बात है। सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये भी तो संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहा है। सामाजिक न्याय हम लाएंगे, ये भी सामाजिक नैतिकता की ही बात है, सॉरी, संवैधानिक नैतिकता की ही बात है। कानून की उचित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21, है ना, होना चाहिए कि नहीं होना। विधि का शासन और ये दोनों अलग है। कहाँ से लाया गया है हमारे इसमें? हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को भी हम गाली दे सके, ऐसा मेरा मन कर दे तो हम दे दें, हमको बोले नहीं। गाली देने का मन करे तो हम दें, वैसी वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर भड़ास कब निकलेगी? कभी ना निकलेगी। हम लोग छोटे थे तो झगड़ा उगड़ा होता था तो दोस्त कहते थे कि मरला दम गरिया के भाग गई है। हाँ, बोला मरला दम गरिया हूं से गई नहीं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा चलिए, ये थोड़ा सा एक चीज को लिखना है, मैं लिखवा ही देता हूँ। पहले थोड़ा सा ऊपर कुछ लिखवा देता हूँ, तब तत्व उसके लिखवाता हूँ। लिखिए, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ। लिखिए, संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता एक ऐसा सिद्धांत है जो जो संविधान के आदर्शों,
कौमा मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने की नैतिक अनिवार्यता को व्यक्त करता है। सिद्धांतों का पालन करने की नैतिक अनिवार्यता को व्यक्त करता है। पूर्ण विराम। यह केवल कानूनों और नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में संविधान की भावना और दर्शन को बनाए रखने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की नैतिक जिम्मेवारी को भी समाहित करता है। एक पॉइंट बना लीजिए, शब्द की उत्पत्ति और भारत में इसका प्रचलन। शब्द माने वही संवैधानिक नैतिकता, शब्द की उत्पत्ति और भारत में इसका प्रचलन। शब्द की उत्पत्ति और भारत में इसका प्रचलन। देखिए, संवैधानिक नैतिकता शब्द का हेलो संवैधानिक, हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं ना कि ये बोले हैं नैतिक जिम्मेवारी को भी समाहित करता है, उसके आगे थोड़ा सा बोलिए ना। नैतिक जिम्मेवारी को समाहित करता है के बाद क्या है जी? हाँ, उसके बाद अगला पॉइंट एक बनाइए और लिखिए कि शब्द की उत्पत्ति और भारत में इसका प्रचलन। शब्द की उत्पत्ति और भारत में इसका प्रचलन लिखिए। संवैधानिक नैतिकता शब्द को यूनान के इतिहासकार जॉर्ज ग्रोटे सामने लिखा हुआ है, ने गढ़ा था। जॉर्ज ग्रोटे ने गढ़ा था, जबकि भारत में इसका प्रयोग सर्वप्रथम भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने कहा कि
उन्होंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में शुरू करके और उसमें लिखिएगा। सेंटेंस जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, लिखिए, यदि यदि संसदीय सरकार को सफल होना है, तो नागरिकों और सरकार दोनों को संविधान की कुछ नैतिकताओं या रीतियों का पालन करना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह वक्तव्य भी दिया था कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, वास्तव में यदि संविधान के तहत यह नहीं होगा, इसका कारण यह नहीं होगा कि सर रिपीट कीजिए इस सेंटेंस को। हम बोले हैं कि वास्तव में यदि नए संविधान के तहत कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास बुरा संविधान था, कॉमा, हमें यह कहना होगा कि लोग भ्रष्ट थे। हो गया? हाँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए, ये क्यों लिखवा दिया है? आंसर लिखिएगा तो इतना डिटेल जाने की जो जरूरत होती नहीं है। इनकेस आपको निबंध लिखने को आ जाए तो वहां ये बाबा साहब की बात डाल दीजिएगा तो आपके निबंध को ऑथेंटिकेट कर देगा ये, है ना? वहां इसीलिए लिखवा दिया है। मैं पढ़ाता हूं तो सोचता हूं कि कुछ निबंध वाला भी काम इसमें होता चले। देखिए, ज्यादा बढ़िया से विस्तार से पढ़ने का यही लाभ होता है, दिमाग की जो नसें हैं वो खुल जाती हैं। और जब आप निबंध लिखने बैठते हैं तो आप सोचते हैं पॉलिटी से रिलेटेड निबंध है तो हम पॉलिटी ही लिख के और भूल जाइएगा। आपको इधर से उधर से जहां से मिले आके ला के लिखना है। निबंध जब आप निबंध का कार्यक्रम सर शुरू करवाएंगे तो आप देखेंगे तो निबंध क्या है? निबंध है, निबंध। कोई बंधन नहीं होता वहां। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें निबंध से भी जुड़ी कुछ चीज है तो उसको, अब ये जो अभी 2 लाइंस लिखवाई है वो इस बुक की है, जो अभी मैं आपके लिए बुक पढ़ के मैं निकाल के रखता भी हूँ कि कुछ उससे भी लाभ हो जाए। खाली सिलेबस पढ़ के क्या फायदा रिकॉर्डिंग में होगा? नहीं लगा। नहीं, हेलो, क्या हुआ? अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ सर नहीं चल रहा है। मोबाइल हैंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है।
हो रही है सर, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है सर, बार बार बीच बीच में कट जा रहा है कुछ से। हाँ तो घर पे पढ़िए, देखिए जब तक नहीं तो आप लोग संविधान बनिए। क्या हुआ है? देखिए संवैधानिक नैतिकता के तत्व या स्तंभ। संवैधानिक नैतिकता के तत्व या स्तंभ। अलग अलग टाइप का डायग्राम बनाना सीखना है, इसीलिए मैं अलग अलग बन रहा हूँ। इसको सीधे भी लिखवा देता, लेकिन ये मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ कि आप सीख लें। मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगी ये चीज। कानून का शासन, समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय, कानून की उचित प्रक्रिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें और भी चीजें और भी हो सकती हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत भी हो सकता है। अब 6 ही लिखा हूँ जानबूझ के, इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं आप, है ना। चूंकि चित्र को आकर्षक बनाना है, अच्छा लगे देखने में, तो अब इधर इधर से भी जोड़ा जा सकता है ना। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। अब निदेशक तत्व की बात करेंगे तो उसी सामाजिक न्याय में आ ही जाएगा, समानता का अधिकार वगैरह है। शक्तियों का पृथक्करण जोड़ सकते हैं आप, है ना। इन सब पॉइंट्स को अलग कहीं लिख लीजिए साइड में, कि मतलब ये भी जोड़ा जा सकता है इसमें।
पांच छह ठो याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांत दिख रहा है पीछे के लोगों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ पे नीचे। लोकतांत्रिक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, तो आपने लिखा है ये छूटे हुए हैं, तो उनको अलग से आप लिख लीजिए। शक्तियों का पृथक्करण, ये भी संवैधानिक नैतिकता है। मोदी जी जाके आरती करने लगे गणेश भगवान के, चंद्रचूड़ साहब के यहाँ हुआ बवाल। तो शक्तियों का क्या चाहिए? पृथक्करण चाहिए, ये भी संवैधानिक नैतिकता है का मतलब तत्व है, मुख्य स्तंभ है। देखिए, शक्तियों का पृथक्करण और उद्देशिका में निहित मूल्य, उद्देशिका में निहित मूल्य, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाइए, फिर चलाता हूँ। अब लगने लगा कि हम